साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये है रेलवे, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन में जो भी साइंस पूछी जाती है उन सब अभी तक जितने रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। दोस्तों, खास बात यह है कि टॉप 100 क्वेश्चन हैं, इसमें टॉप 100 क्वेश्चन हैं और सब सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्ति होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन किसे कहते हैं? वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। ठीक है, विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? सूत्री विभाजन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही होता है संवेग। न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो उन्हीं को न्यूक्लियन बोला जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन बोला जाता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियन में इलेक्ट्रॉन नहीं शामिल होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही न्यूक्लियन कहे जाते हैं। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? टोन कहलाती है। एकल आवृत्ति की ध्वनि टोन कहलाती है। एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निलंबन की परिभाषा है ये, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं। विषम मिश्रण कहें तो वो घुले ना, जैसे कि पानी में आप बालू डाल दो तो बालू पानी में घुलता नहीं है, तो क्या है? विषम मिश्रण हुआ। ठीक है, तो एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं। तो जो विलेय कण होगा विघटित नहीं होगा। देखो, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। ठीक है, तो जब विलेय कण विघटित नहीं होते हैं तो वहां पे क्या होता है? बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है निलंबन। ठीक है, और पानी आपका विलायक में आ जाएगा और जो उसमें डाल के जो भी चाहे वो बालू हो चाहे नमक हो जो डालते हैं वो विलेय में हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, मनुष्य के युग्मक कहें तो अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या का एक पूरा सेट ही होता है। और कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, माने कि 23 जोड़े कह सकते हैं या 46 गुणसूत्र कह सकते हैं या गुणसूत्र का एक सेट कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? सामान्य श्वसन की प्रबलता तो 10 डेसिबल होता है। सामान्य श्वसन की प्रबलता डेसिबल। ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। बैक्टीरिया द्वारा जो होने वाला रोग है वो क्या है? टाइफाइड है। टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो आयाम की जो इकाई होती है वो मीटर होती है। ठीक है, क्या होती है? मीटर होती है आयाम की इकाई। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकिरण को मापने के लिए तो गीजर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है विकिरण को मापने के लिए। ठीक है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है? तो अल्बिनिज्म, वर्णकहीनता जिसे कहते हैं, अल्बिनिज्म बोलो या वर्णकहीनता, एक ऐसी बीमारी है जो त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घास का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं घास के वैज्ञानिक अध्ययन को। किसी भी भौतिक संकेत को, कोई भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। किसका? ट्रांसड्यूसर का। जैसे भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए, जैसे मान लो कि पेड़ है एक, सपोज करो, मानना है आपको, मान लो पेड़ है, पेड़ की पत्ती आपकी हिल रही है, तो आपने ऐसा कुछ लगा दिया जिससे माने ट्रांसड्यूसर लगा दिया। तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? जब पेड़ की पत्ती हिलेगी वो विद्युत संकेत में बदलने, माने हरी लाइट या पीली लाइट कुछ भी ऐसा जलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि ट्रांसड्यूसर रहेगा, जलना शुरू हो जाएगा। तो वही ट्रांसड्यूसर का काम होता है कि वो भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदल देता है, वही होता है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का प्रतीक। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? तो जो टंगस्टन का प्रतीक होता है वो W होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो वोल्टाइक सेल गैल्वेनिक सेल को ही बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल बोलो या वोल्टाइक सेल एक ही बात होती है। ठीक है,
द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज होता है। किसका? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा। एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है, तो एडम एप्पल के नाम से थायराइड ग्रंथि को जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि बोले तो एडम एप्पल या बोले, जैसे कि मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये एक ही ग्रंथि का नाम है। वैसे ही एडम एप्पल का हो या थायराइड ग्रंथि का हो, एक ही ग्रंथि के नाम है। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण कहलाती है। पाश्चुरीकरण हो जाता है तो दूध में, जो दूध आप कब देखोगे अमूल नाम से या किसी और भी कंपनी के नाम से आते होंगे, वो पैकेट में रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते, उनको ऐसे ही किया जाता है। उनको 15 से 30 सेकंड तक में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत ठंडा कर देंगे, उसके बाद पैकेट में भर के सेल कर देंगे। तो उसी क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, और पाश्चुरीकरण करने के बाद जो दूध बिकता है वो खराब नहीं होता है। तो दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए ही ये पाश्चुरीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? दहन। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, बिना ऑक्सीजन के दहन तो होगा नहीं, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न करता है तो वहां दहन हो जाएगा। उष्मा उत्पन्न होगा तो वहां दहन ही होगा। ठीक है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। गुर्दे में अगर छोटी पथरी है तो उसको बारीक कणों में तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 3:8 होता है। कितना? 3:8 होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.37 मिलियन मीटर में है पृथ्वी की त्रिज्या, 6.37 मिलियन मीटर। अगर यही व्यास की बात करता हूं तो जस्ट आपको दोगुना कर देना है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह? तो पानी की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अंगोरा, अल्पाइन, न्यूबियन किसका उदाहरण है? तो बकरी की नस्ल की, ये बकरी की नस्ल के उदाहरण है। ये अंगोरा एक प्रकार की बकरी की नस्ल है, अल्पाइन भी नस्ल है, और न्यूबियन भी एक प्रकार की बकरी की नस्ल है। ठीक है, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता कहलाता है तत्व। पदार्थ का तत्व किसे कहते हैं? ये परिभाषा है, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता वह तत्व कहलाता है। ठीक है, पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम एक ऊतक है जो पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण, माने छल्ला के निर्माण, जैसे मान लो पौधा है तो उसमें ऐसे राउंड राउंड होता है ना, गोल गोल, तो वही क्या होता है? छल्ला होता है। तो वही छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि, जड़ें और फैलेंगी, वही लेटरल मेरिस्टेम ऊतक के कारण ही होता है, ये सहायक होते हैं उसमें। अकाल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है कोजनरेशन। अकाल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कोजनरेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो शीर्षस्थ विभज्या, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तना, अब तने की बात करें, तना और जड़ा का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? आकार बढ़ेगा तो शीर्षस्थ विभज्या का हो या एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, 10 की पावर 24 किलोग्राम, 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परिवर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें परिवर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? तो एडम एप्पल के नाम से भी जानते हैं थायराइड ग्रंथि को।
और सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है, ध्वनि की श्रव्य सीमा है मनुष्य के लिए तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो श्रव्य सीमा है वो हम सुन सकते हैं, माने मनुष्य सुन सकते हैं, इनके बीच की जो ध्वनि होती है उसको सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि को नहीं सुन सकते, वो चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली वो सब सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है। तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु होता है, परमाणु सबसे छोटी इकाई है। विलयनों में शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की वृद्धि क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। विलयनों में शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाता है। कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो अरुण जो होता है वो दक्षिणावर्त, जिसे यूरेनस भी कहते हैं, तो वह क्या है? दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, दक्षिणावर्त कहें तो क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज माने वामावर्त। आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम को जाना जाता है आत्महत्या की थैली के नाम से। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन स्रावित होते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन्स। अभी तक जितने आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया है। आप अगर प्रैक्टिस से उठा के देखेंगे या फिर कहीं से भी आप अगर देखते हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितनी जोड़ी? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र कहते हैं। 23 जोड़ी, अगर जोड़ी की बात करेंगे तो 23, वैसे 46 होते हैं, 46 गुणसूत्र। जोड़े में बात करेगा तो 23 और सेट की बात करेगा तो पूरा एक सेट ही होता है गुणसूत्र का। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या हैं? समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक हैं। ठीक है, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक उसे कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है। परमाणु क्रमांक सेम रहते हैं तो क्या होते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और जिसका समभारिक वो कहलाते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान माने द्रव्यमान संख्या सेम हो, वो समभारिक कहलाते हैं। अगला पॉइंट है लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? आप देखे होंगे कोई अगर कॉपर की अगर कोई रॉड रख दो या फिर बर्तन रख दो तो उस पर देखेंगे तो हरे रंग की कोटिंग हो जाती है। तो उसके लिए किसके कारण होता है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण वो उसमें हरे रंग की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एफ्थे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है। एफ्थे एपिजूटिका की बात करें तो माने पैरों और मुंह का रोग होता है। किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण फैलता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो 4 कोशिकाओं में विभाजित होती है अर्धसूत्री विभाजन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक सिद्धांत का नियम। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? अपकेंद्रीय बल के कारण ही क्रीम से मक्खन निकालते हैं, अपकेंद्रीय बल के कारण। जो आप लोग देखे होंगे जो दूध वाले होते हैं वो डेयरी पे इसी मशीन के द्वारा, जो उनकी मशीन होती है जिससे क्रीम निकाला जाता है, वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही वो क्या होता है? दूध से क्रीम निकलता है। आसुत जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक बोले तो जिसमें करंट नहीं होता है, माने करंट दौड़ेगा ही नहीं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। अपरमाणविक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगर प्रोटॉन की खोज की बात करेगा तो आपको बताना है गोल्डस्टीन। ठीक है, लेकिन अपरमाणविक कण की बात करेगा तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड माने रदरफोर्ड को बताना है। ठीक है, अपरमाणविक अगर कण की बात करेगा तो कंफ्यूजन मत होइएगा। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है तो रोगजनक या पैथोजन। पैथोजन कहते हैं रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा ही कहलाती है। टोटल यांत्रिक ऊर्जा कैसे निकलती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला देंगे तो क्या होता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा ½ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी माने गतिज ऊर्जा ½ mv² और स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। ठीक है, mgh।
सबसे कमजोर विद्युत चालक है बेकेलाइट। बेकेलाइट सबसे कमजोर विद्युत चालक है। गलगंड या जिसे गोइट्री कहते हैं किस ग्रंथि का एक रोग है? तो थायराइड। और थायराइड को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, एडम एप्पल के नाम से। याद रखिएगा, एडम एप्पल के नाम से थायराइड ग्रंथि को जाना जाता है। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसकी होती है? 36 लाख जूल के बराबर होती है। 36 लाख, ये 36 लाख जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैस अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? तो आयनीकृत जो गैसें होती हैं वो प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित होते हैं। कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो नरम अंतर्द्रव्य जालिका। ये क्या होते हैं? कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। अगर हम सोडियम धातु को ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन और जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ तीव्र अभिक्रिया कर लेता है, तो सक्रिय ऑक्सीजन के साथ तीव्र अभिक्रिया कर लेगा, जिससे क्या होता है, हो सकता है वो, इसीलिए सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में ही रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया न करें। अभिक्रिया कर लेंगे तो हो सकता है वो जलने लगे, जल के खराब हो जाएगा, विस्फोट हो सकता है, तो इसीलिए केरोसिन में संरक्षित रखा जाता है। किन राशियों के मात्रक समान है? तो गति और वेग दोनों के मात्रक समान होंगे, गति और वेग दोनों के। ठीक है, कार्य करने की दर कहलाती है, कार्य करने की जो दर होती है वही शक्ति कहलाती है। कार्य करने की समय दर को, यानी पावर बराबर होता है W/T। कार्य करने की समय दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? तो मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे एटीपी उत्सर्जित करता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट माने एटीपी उत्सर्जित करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक ऐसा कोशिकांग है जो एटीपी उत्सर्जित करता है। मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मक किस रूप में विकसित होता है? तो नर शिशु में। अगर वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करेगा तो नर शिशु का जन्म होगा, और एक्स वाला करेगा तो मादा शिशु का जन्म होगा। किसी परमाणु के वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे वायतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी वस्तु के आवेशवाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि किस तत्व में कौन सा वस्तु आवेशित है या कौन सा वस्तु आवेशित नहीं है, उसी का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। पानी के कितने ग्राम में 1 मोल? 1 मोल बोले तो 6.022 × 10⁻23 होता है। तो पानी के कितने ग्राम से 1 मोल पानी के अणु बनता है? तो 18 ग्राम से। 18 ग्राम से बनेगा आपका 1 मोल। ठीक है, डीएनए का कार्यात्मक भाग है वंशाणु। डीएनए का कार्यात्मक भाग है वंशाणु। ठीक है, वंश की पहचान हो जाती है डीएनए से। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। उसके बाद सूर्य के पास जो सबसे ग्रह होता है, सूर्य के सबसे नजदीक, वो होता है बुध। ठीक है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ऐसे। कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट। और बेकेलाइट विद्युत का सबसे कम कुचालक है। ये बहुलक जो बेकेलाइट बहुलक है इसका विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव प्राप्त होता है? तो औसत गति मिलेगी। अगर कुल दूरी हम जितना भी दूरी होगी कुल दूरी जोड़ेंगे और टोटल टाइम से भाग दे देंगे तो औसत गति निकल के आएगी। कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो सतह क्षेत्रफल में कमी। सतह क्षेत्रफल में कमी आएगी तो तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन किसमें से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं।
कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। कौन एक प्रस्लिन या जिसे एरोसॉल कहते हैं, एरोसॉल प्रकार का कोलाइड है? तो कोहरा जो है एक एरोसॉल प्रकार का कोलाइड है या प्रस्लिन प्रकार का कोलाइड है। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी नम्य। तारों के रूप में ढाली जा सकती है, ठीक है, तार के रूप में अगर ढाली जा सकती है तो वह नम्य कहलाएगी, वह वस्तु नम्य कहलाएगी। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगीय गुणसूत्र क्या होते हैं? XX होते हैं भैया, XX। और पुरुषों में XY दोनों होते हैं। मनुष्य का कान कितनी आवृत्ति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता? तो अगर 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज बोलें या 20 किलो हर्ट्ज बोलें, बात एक ही होती है। तो अगर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि आती है तो मनुष्य नहीं सुन पाएगा, मनुष्य का कान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति क्या होगी? अगर माध्यम का तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, माने ध्वनि की जो गति होती है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो स्थल मंडल। स्थल मंडल जीवन के लिए सबसे सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है स्थल मंडल, जिसमें मनुष्य उठता बैठता चलता फिरता है, सारी दुनिया उसी पे टिकी है, तो स्थल मंडल। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगा? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या निकल आएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जल जनित बीमारी कौन सी है? तो कॉलरा। कॉलरा क्या है? जिसे हैजा भी कहते हैं, जल जनित बीमारी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। दीर्घवृत्ताकार इस तरीके से, ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं। ठीक है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका और संतति कोशिका बराबर बचते हैं। घर्षण बल किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण बल गति का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण बल ना हो तो आदमी सटक के गिर जाएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो अग्नाशय या जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं, ये इंसुलिन पैदा करती हैं या स्रावित करती हैं। स्लाइडिंग घर्षण स्थिति घर्षण से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, स्लाइडिंग घर्षण। किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंग या जिसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं नहीं होते? तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा गति के कारण है तो गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण है तो स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा निकल के बाहर आएगी, टोटल यांत्रिक ऊर्जा। रसायन से फल की सुगंध आती है? तो एस्टर से एस्टर एक ऐसा रसायन है जिससे फल की सुगंध आती है। कहीं एस्टर रखा होगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे कोई फल रखा हुआ है, तो फल जैसी महक आती है एस्टर से। अगला पॉइंट है, सौरमंडल में सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो शनि सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह है। शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की कभी कभी डॉक्टर एंटीबॉडीज का सुई भी लगाते हैं, तो वो किस लिए लगाते हैं? आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर में एंटीबॉडीज लगाया जाता है, जो बाहरी आक्रामक जीवाणु होते हैं उनको रोकने के लिए। रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक प्रयुक्त होता है? तो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन प्रयुक्त होता है रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है त्वरण। त्वरण कहा जाता है प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की समय दर को, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है मात्रक।
बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के वाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी परमाणु के वाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यह नियम है बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार, यानी पद्धति के अनुसार ही यह नियम है कि कोई भी परमाणु है कि वाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, माने वाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला, X गुणसूत्र, अभी Y गुणसूत्र वाला हमने बताया, X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किसके रूप में विकसित होते हैं? तो मादा शिशु में। और Y वाला अगर निषेचित करता है तो नर शिशु का जन्म होगा। कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो लवक, जिसे प्लास्टिड भी कहते हैं, लवक कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। दोलन की घटन में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है आवृत्ति। ठीक है, दोलन हो रहा है, मान लो दोलन हो रहा है तो एक माने प्रति सेकंड दोलन की संख्या को ही क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मानव की आवाज का उत्पादन किस में कंपन के कारण होता है? तो स्वर रज्जु के कारण मानव की आवाज का उत्पादन स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी मीटर क्यूब कह सकते हो। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यह जो मात्रक है वो घनत्व का है, घनत्व का मात्रक है ये। ठीक है, क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व का फार्मूला। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।